Hello everyone. So welcome to the another class of HAP2. आज के क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही डिस्कस करेंगे। उसमें जो एक हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, राइट, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम श्वास प्रश्वास, राइट। तो हमने पिछले कुछ क्लास में देखा था कि जो बेसिक मैकेनिज्म रहता है वो सबसे पहला मैकेनिज्म रहता है कि वेंटिलेशन होता है, राइट, मतलब ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग में क्या होता था जनरली कि जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था वो अपवार्ड आता था, जो डायफ्राम था वो नीचे आता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारा चेस्ट था उसका प्रेशर कम हो रहा था और जो हवा है वो बाहर पे ज्यादा प्रेशर में थी इन्वायरमेंट में, और जो चेस्ट के अंदर है मतलब लंग्स के अंदर है वो कम प्रेशर में थी। तो उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए बाहर से हवा अंदर लंग्स में रश कर रही थी, उसको हम बोल रहे थे इंस्पिरेशन, राइट। एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही जो ऊपर का मसल है वो नीचे की तरफ दबता था और जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आता था, जिसकी वजह से जो कैविटी है वो छोटी हो जाती थी, उसका वॉल्यूम जो है वो छोटा हो जाता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर एकदम से बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो अंदर ज्यादा प्रेशर है इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में, तो वो उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए अंदर से जो एयर है वो रस करके बाहर आ रहा था, तो उसको हम एक्सपिरेशन बोलते थे या फिर एक्सहेलेशन बोलते थे, राइट। तो ये जो प्रोसेस था, इंटायर प्रोसेस था इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन का, इसको हम बोलते थे वेंटिलेशन। ये जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है बेसिकली ये क्या होता है कि कभी कभी आदमी ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन रहती है, कुछ ऐसी कंडीशंस रहती है ना, डिजास्टर सिचुएशन या फिर ऐसी इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन रहती है, जहां पे आदमी का जो ये वेंटिलेशन प्रोसेस है, मतलब जो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, वो प्रोसेस रुक जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आदमी की जान भी जा सकती है, क्योंकि देखो अगर बाहर पे ब्रीदिंग नहीं होगा, अब बाहर पे ब्रीदिंग ही नहीं हो रहा है तो फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन नहीं बचेगा, है ना, वो ऑक्सीजन फिर सेल तक नहीं पहुंचेगा, सेल पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पहुंचेगा तो एटीपी नहीं बनेगा, है ना। जैसे हमारे बॉडी में एटीपी नहीं बनेगा तो बॉडी के जो बेसिक प्रोसेस है ना, जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, वो प्रोसेसेस करने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, और जो भी हमारे सिस्टम पे ऑनगोइंग वर्क चलता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, है ना, सर्कुलेशन हो गया बेसिकली, है ना, ऐसे ही यूरिनेशन, डाइजेशन, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है ना हमारे सीएनएस में, जो एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, जो हमारे हार्ट में एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, ये सारे एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इनकी जो रिक्वायरमेंट मीट नहीं होने की वजह से वो रुक जाएंगे, जिसकी वजह से आदमी की जान भी चले जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। ऐसे सिचुएशंस में हमको एक टेम्पोररी तरीके से, है ना, हम आर्टिफिशियली एक रेस्पिरेशन को दे सकते हैं, है ना। जो हमारा नॉर्मल वेंटिलेशन प्रोसेस था वो प्रोसेस अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम वहां पे एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वाला हम जो अपना प्रोसेस है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको हम आज के क्लास में समझेंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है इज अ लाइफ सेविंग टेक्निक, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, लाइफ सेविंग टेक्निक्स, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन पे जहां पे लोगों का ब्रीदिंग बंद हो गया है किसी भी रीजन से, तो वहां पे ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर की तरह से काम करता है, यूज्ड टू असिस्ट, है ना, उसको हेल्प करने के लिए, और रीस्टोर या फिर उसको रीस्टोर करने के लिए, किसको रीस्टोर करने के लिए, ब्रीदिंग को रीस्टोर करने के लिए। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज अ लाइफ सेविंग टेक्निक यूज्ड टू असिस्ट और रीस्टोर द ब्रीदिंग इन अ पर्सन, किसके ऊपर करते हैं हम ये, इन अ पर्सन हु हैज स्टॉप्ड ब्रीदिंग, है ना, जिसका ब्रीदिंग स्टॉप हो गया हो, ऐसे पेशेंट में हम एक लाइफ सेविंग टेक्निक यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियली, हम उसको टेम्पोररी बेसिस में आर्टिफिशियली उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, है ना। एक कैसे कंडीशन में, जैसे अगर आदमी को रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी अरेस्ट हो जाए, ये रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी अरेस्ट क्या होता है कि इस सिचुएशन में जो है वो ब्रीदिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को यूज करते हैं। और फॉर दोज हु हैव इनएडिक्वेट ब्रीदिंग, या फिर किसी किसी में अगर ब्रीदिंग सही मात्रा में नहीं हो रहा है, सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, मतलब जो ये इनहेलेशन है और ये जो एक्सहेलेशन है वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यूज करते हैं,
राइट। इसीलिए क्योंकि ये आदमी को लाइफ सेव करने के लिए यूज होता है, इसी ब्रीदिंग को हम रेस्क्यू ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेस्क्यू ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। क्यों हम इसको रेस्क्यू ब्रीदिंग बोल रहे हैं? क्योंकि जहां पे आदमी का ब्रीदिंग सडनली बंद हो जाता है, जो उसका वेंटिलेशन प्रोसेस है वो बंद हो जाता है पल्मोनरी अरेस्ट की वजह से या फिर कोई और इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, तो वहां पे आदमी की लाइफ को सेव करने के लिए एज अ रेस्क्यू हम इसको काम कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को हम रेस्क्यू ब्रीदिंग भी बोल रहे हैं, राइट। अब बात हम अगर यहाँ पे रेस्क्यू ब्रीदिंग की कर रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की कर रहे हैं, तो इसका कुछ पर्पस होते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो इसके मेन पर्पस है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, सेल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, और जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो चलते रहे, एटीपी बनता रहे, राइट। तो लंग्स पे ऑक्सीजन को भेजना है, वहीं से ब्लड में जाएगा, वहीं पे हमारे बॉडी में मतलब सेल्स में जाएगा और ये एटीपी रिलीज करेगा, जिससे हमारी बॉडी का जो काम है वो बनता रहेगा। ये पहला आ गया। फिर दूसरा, हमारे सेल्स में जो अनवांटेड जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, उसको ये ब्लड जो है लंग्स तक लेके आता है ना। फिर वो लंग्स से हमको उसको एक्सहेल भी करना, ये उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है। और अगर टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला है ना, हर 2-3 सेकंड में हमारे ब्रेन का एटीपी जनरेट हो रहा होता है, जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी जो है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल हमने सीएनएस में पढ़ी थी, वो कंटिन्यू रहता है। अगर हमारे ब्रेन को 2-3 सेकंड भी ऑक्सीजन नहीं मिला, तो जो ब्रेन के न्यूरॉन है उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी नहीं रिलीज करेगा। एटीपी नहीं होगा तो ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल बंद हो जाएगा। जैसे ही ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल बंद होगा, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा हाइपोक्सिया की कंडीशन से, और वहां पे अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर आदमी का कोई भी काम नहीं है। तो जो ये ब्रेन डेड वाला सिचुएशन है ना, बाकी ऑर्गन तो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, मगर हमारे ब्रेन को कंटिन्यूअसली एटीपी चाहिए, जो ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो ब्रेन को जो है ऑक्सीजन पहुंचाना, ये हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का काम है, राइट। इंडिकेशन कहां पे है इसका? जहां पे पल्मोनरी अरेस्ट हुआ है ना, जैसे आदमी पानी में डूब जाता है ना, वो टाइम पे सांस नहीं ले पा रहा है, या चॉकिंग हो गया है ना, गले में कुछ फंस गया, अटक गया खाते टाइम पे, कुछ करते टाइम पे। ऐसे ही इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब आदमी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, या फिर उसको टॉक्सिसिटी हो गई हो, कहीं पे ड्रग की ओवरडोज हो गई हो, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है कि सीवियर इंजरी भी हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा हेड इंजरी हो गई, रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर रहे, ब्रीदिंग अचानक से चोक हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन काम कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज अ शॉक कंडीशन। शॉक ऐसा कंडीशन है कि जहां पे अल्टीमेटली हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहता है, बहुत सारे रीजन से हो सकता है, हाइपोवोलेमिया होने से, कार्डियोवैस्कुलर का फेलियर सिस्टम है ना, सेप्टिक शॉक हो सकता है, बहुत सारे रीजन से शॉक हो सकता है। बेसिकली शॉक में क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है वो कम रहता है, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, और फिर जो ये ब्लड हमारे ब्रेन तक जा रहा है उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, और हमारे ब्रेन जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, तो वो एक अनकॉन्शियस जैसे स्टेट में चले जाता है, जिसको हम शॉक कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं, ताकि आदमी का जो लाइफ है वो लाइफ बचा रहे, राइट। होप यहाँ पे हमको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो अब ये जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके मेथड्स क्या होते हैं, हम कितने तरीके से माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम दे सकते हैं, तो ये हम इसके मेथड्स के बारे में देखेंगे। जो इसका सबसे पहला कॉमन और बहुत इफेक्टिव मेथड है वो है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। आपको देख के समझ में आ गया होगा, इसको हम कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यू भी बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन मेथड है ना, हमने बच्चे में जब हमने हेल्थ एजुकेशन पढ़ा होगा या फिर फर्स्ट एड का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे भी हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया होगा, है ना। तो बेसिकली जो ये है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम आदमी को पीठ के बल में लेटाते हैं, है ना, आदमी को पीठ के बल में लेटाते हैं, और फिर जो उसका हेड है ना, उस हेड को हम थोड़ा टिल्ट करके चिन को थोड़ा ऊपर करते हैं। जैसे ये हेड है तो ये चिन को हम थोड़ा लिफ्ट करते हैं, ताकि ये जो ट्रेकिया है ये ओपन हो जाए, है ना, ये जो ट्रेकिया है ये ओपन हो जाए। एंड लिफ्टिंग चिन, ये करने से क्या होता है, ट्रेकिया जो है एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है और ट्रेकिया सही तरीके से ओपन हो जाता है।
फिर क्या होता है कि अगर मुंह में कोई सिक्रीशन है ना, या फिर स्पिट है, कोई और सिक्रीशन है, वोमिटिंग हुआ है तो वोमिटिंग है, या फिर डूबा हुआ तो पानी है, तो ऐसे कोई सिक्रीशन है या फिर कोई ऑब्स्टकल्स है, जैसे कोई खाना खाते खाते गले में चोक हो गया है, तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स को हम है ना ऐसे मुंह के अंदर ऐसे उंगली डाल के उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसको क्लियर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो आदमी को पीठ के बल लिटाया हुआ है, चिन अप किया हुआ है, मुंह क्लियर कर लिया, फिर उसके नाक को हम पिंच करेंगे, दोनों भी नोस्ट्रिल को पिंच करेंगे, है ना। फिर हम मुंह को अपने मुंह से कवर करेंगे, है ना, और फिर उसको ब्रीदिंग देना चालू करेंगे। ब्लो एयर इन दी लंग्स, और जोर से हम उसके अंदर सांस देंगे 1 से 2 सेकंड तक, और हम देखेंगे कि जो चेस्ट है वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ रहा है ना। और चेस्ट अगर सही तरीके से उठा है तो फिर हम उसको मुंह छोड़ देंगे। थोड़ी देर में अंदर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो हवा ऑटोमेटिकली बाहर आना चालू होती है और चेस्ट जो है वो फॉल होता है। इससे हमको समझ में आता है कि जो हवा है वो बाहर आ गया है। तो ये हर मिनट में हम 12 से लेके 20 तक ये कर सकते हैं, है ना। और बीच बीच में हमको क्या करना पड़ता है कि पल्स को भी चेक करना पड़ता है और ये ब्रीदिंग को हमको कंटिन्यूअसली रखना पड़ता है। ये हो गया आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन का। इसका मतलब क्या होता है कि हम आदमी को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी दे रहे हैं और बीच बीच में हम चेस्ट कंप्रेशन भी कर रहे हैं। हाँ, होपिंग कि ये जो चेस्ट कंप्रेशन है ये हार्ट को भी कंप्रेस करेगा, क्योंकि अगर मेडुला ऑब्लंगाटा में इंजरी हो जाती है या फिर आदमी का अगर कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम दोनों भी काम नहीं कर रहे, एक तो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है सीवियर कंडीशन में कि आदमी का कार्डियक सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है, जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो सही तरीके से नहीं बन रही होती। तो ऐसे सिचुएशन में हम सीपीआर देते हैं, जहां पे हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को हम कंबाइन कर देते हैं, है ना, कार्डियक रिसस्टिकेशन के साथ में। तो आदमी की जो लाइफ है वो ऐसे करने से बच जाती है ना। फिर ऐसे ही जो हमारा दूसरा टाइप का रेस्पिरेशन है वो है माउथ टू नोज रेस्पिरेशन, है ना। बहुत लेस है, ये इतना कॉमन नहीं है जैसे हम माउथ टू माउथ यूज करते हैं। तो अगर मुंह में इंजुरी हो गई है, ऐसे है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, रोड में गिर गया, पूरे दांत वात पूरा ये जबड़ा जो है पूरा टूट गया, कुछ ऐसी इंजुरी है जहां पे हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम माउथ टू नोज रेस्पिरेशन देते हैं, है ना। या फिर किसी का जॉ लॉक हो जाते हैं कभी कभी, बेसिकली इपिलेप्सी जैसे सिचुएशन पे, तो ऐसे कंडीशन में भी हम मुंह को ओपन नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे भी हम माउथ टू नोज रेस्पिरेशन देते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आदमी को फिर से चिन को लिफ्ट करना है ना। अब जैसे हम पहले वहां पे नोज को पिंच कर रहे थे, यहाँ पे हम मुंह को कंप्लीटली क्लोज कर देंगे और अपना मुंह नाक में लगा के जोर जोर से एयर ब्लो करेंगे, और हम देखेंगे कि 2 से 5 सेंटीमीटर तक चेस्ट बढ़ रहा है, और फिर हम उसको थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, और जैसे चेस्ट गिरता है तो हम उसको एक रेस्पिरेटरी साइकिल मानेंगे, और ऐसे ही हर मिनट में 12 से 15 रेस्पिरेटरी साइकिल हमको करने हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा माउथ टू नोज रेस्पिरेशन। उसके बाद में आता है हमारा मैकेनिकल मेथड्स, है ना। हमने वेंटिलेटर काफी सुने हैं कि जब आदमी एकदम सीरियस कंडीशन में चले जाता है, जब वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में रहता है, बेसिकली डॉक्टर्स के निगरानी में रहता है, ऑब्जर्वेशन में रहता है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम उसको मैकेनिकल मेथड्स यूज करते हैं, जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। तो ये एक ऐसे डिवाइस है ना, जो ये वेंटिलेटर है, ये ऐसे मेडिकल डिवाइस है। ये जो रेस्पिरेशन है उसको ऑटोमेटिकली एक मशीन के जरिए से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब आदमी ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन करने के लिए नहीं सक्षम है, नहीं एबल है। तो ऐसे में क्या करता है कि ये जो मशीन है, ये मशीन क्या करता है, प्रेशर से लंग्स के अंदर हवा भरता है और फिर थोड़ी देर में इसको छोड़ देता है। जैसे एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में होता है ना, उसी कंडीशन को ये मिमिक करता है ना। इसीलिए हम इसको वेंटिलेटर बोलते हैं, क्योंकि ये वेंटिलेशन को मेंटेन करता है, इसीलिए हम इसको वेंटिलेटर बोलते हैं। और ये जो पेशेंट जिसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया हो, है ना, कुछ इंजरी की वजह से या फिर ऐसे क्रोनिक इलनेस की वजह से, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज आता है। इट अलाउज कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, है ना, एंड प्रिसाइज रिक्वायरमेंट। हमारे बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है, बॉडी में SpO2 कितना है ना, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, हमारे बॉडी को कितना एयर रिक्वायर्ड है ना, उसके हिसाब से हम एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी मेंटेन कर सकते हैं आर्टिफिशियली, है ना। और हमारे बॉडी को कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम रेट को एडजस्ट कर सकते हैं किसमें, वेंटिलेटर में। तो ये सुपेरियर मेथड है, मगर ये अवेलेबिलिटी इसकी हर जगह पे नहीं है। टर्सरी केयर हॉस्पिटल या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये जो वेंटिलेटर है इसको हम
लंग्स मशीन भी बोलते हैं। जनरली ये जो वेंटिलेटर है ये सीपीआर करने के जैसा ही है। तो इसमें ये तो रेस्पिरेशन का तो ध्यान रखता ही है, इसके साथ साथ ये सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा सर्कुलेशन का भी ध्यान रखता है, इसीलिए हम इसको हर्ट लंग मशीन भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। बेसिकली ये हो गया हमारा वेंटिलेटर। तो जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन था इसमें हमारा एक और कॉन्सेप्ट था कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आज के डेट में तो हम जब हम हार्ट डे बनाते हैं या फिर कार्डियक डे बनाते हैं उसमें हम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन करना, है ना, इसकी ट्रेनिंग करना, इसके सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल है। आज के डेट में तो ये स्कूल गोइंग बच्चों के सिलेबस में भी है कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर बच्चों को आना चाहिए, राइट। तो ये सीपीआर क्या है? सीपीआर इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर, है ना। पहले हम क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम को फोकस कर रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्डियक सिस्टम को भी फोकस करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी फोकस करेंगे। रिसस्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आदमी अपेरेंटली डेथ सिचुएशन में चले जाए, मतलब अगर हम यहाँ पे सीपीआर नहीं देंगे तो आदमी की डेथ हो जाएगी ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम सीपीआर देते हैं तो आदमी की जान बच सकती है, ये हमारा मानना है, ये साइंस का मानना है। यूज टू रीस्टोर दी सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग, है ना। पहले हमने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग की बात करी थी, सीपीआर में हम ब्रीदिंग के साथ साथ सर्कुलेशन की बातें करेंगे। इन अ पर्सन हुज हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग, जिसका हार्ट भी बीट नहीं कर रहा है, एंड लंग स्टॉप्ड रेस्पिरेशन, और लंग भी रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, हार्ट बीटिंग नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन पे हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन बोलते हैं। टेक्निकली ये सीपीआर क्या है, वी कंबाइन दी चेस्ट कंप्रेशन मेथड विद दी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, है ना। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे करना है अभी हमने बता दिया, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, माउथ टू नोज रेस्पिरेशन एंड मैकेनिकल मेथड। और ये जो चेस्ट कंप्रेशन है इसमें क्या करते हैं कि हम रेस्पिरेशन के बीच बीच में चेस्ट को भी कंप्रेशन देते रहते हैं, होपिंग कि जैसे हम चेस्ट को 4 से 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस करते हैं तो अंदर जो हार्ट है ये उसको प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बनता रहेगा टू मेंटेन दी ब्लड फ्लो, है ना, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहे। और कुछ वाइटल ऑर्गन्स है जिनमें हाईली परफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जैसे ब्रेन हो गया, और वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, है ना। ये जो ऑर्गन्स है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ऐसे ऑर्गन में जो है ब्लड सप्लाई होता रहे, और जब तक हमारा हार्ट नॉर्मली काम करना चालू नहीं करता, हमारा लंग्स नॉर्मली तरीके से काम करना चालू नहीं करता, तब तक हम सीपीआर देते रहते हैं। ये हमारा सीपीआर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं ताकि वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता रहे, है ना। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, किसी की हार्ट बीट रुक गई है, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई पानी में डूब गया है, किसी को करंट लग गया है, कोई टॉक्सिक कंडीशन हो गया, या फिर किसी को सीवियर ट्रॉमा या इंजुरी हो गई है, तो ऐसे सिचुएशंस पे हम सीपीआर को भरपूर यूज कर सकते हैं ताकि आदमी की जान बची रहे। तो इसको हम कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसीजर क्या है। हम बोलते हैं कि इसमें हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं CAB, है ना। C का मतलब होता है चेस्ट कंप्रेशन करना, A का मतलब होता है एयरवे या फिर आर्टिफिशियल एयरवे को क्लीनिंग करना, और जो B का मतलब होता है वो होता है ब्रीदिंग देना, CAB, है ना। हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, फिर एयरवे से हम थोड़ा बहुत करके फिर क्लियर करके हम उसको ब्रीदिंग देंगे। तो हम ये वाला जो है वो जो सीक्वेंस है, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते रहते हैं ताकि जो है आदमी को सही तरीके से सीपीआर मिले और उसकी जान इमरजेंसी सिचुएशन पे बच जाए। तो ये एक प्रोसीजर है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, जो विक्टिम है उसको एक फ्लैट सरफेस में रखते हैं, जो फर्म सरफेस हो, जैसे अपना कुछ टेबल हो गया, है ना, या फिर नीचे हम फ्लोर पे भी रख सकते हैं। फिर जो आदमी सीपीआर दे रहा है वो नील करता है ना, जो अपने घुटने हैं वो आदमी के एक लेफ्ट में, एक साइड में, एक राइट में रखना चाहिए, है ना। एंड कीप हैंड ओवर द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, है ना। जो आदमी का ये जो चेस्ट रहता है, ये जो चेस्ट रहता है, तो ये बीच का जो बोन रहता है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, है ना। अगर ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि लोअर स्टर्नम मतलब ये थोड़ा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे पाम को लॉक करके ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करके ये पर्टिकुलर रीजन पे यहाँ पे हम हाथ को रखते हैं। कंप्रेस द चेस्ट 5 to 6 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर मतलब बहुत लंबा होता है। अगर मैं यहाँ पे नापूं तो इतना लेंथ आता, तो ये जो 5 से 6 सेंटीमीटर का जो लेंथ है ना, इतना डीप जाना चाहिए चेस्ट कंप्रेस करते टाइम पे। और ये कितना टाइम पे कितना करना चाहिए, 100 से 200 बार कर सकते हैं हर मिनट में। बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है करने वाले को भी।
अगर हम 100 टाइम्स भी करेंगे तो हमको लाइफ सेव करने में बहुत आसान रहता है। एलो फुल रिकॉइल है, एक बार कंप्रेस करने से हमको थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा ताकि जो चेस्ट है वो ऊपर आ जाए, फिर हम प्रेस करेंगे फिर ऊपर आ जाए, ताकि जो हमारा हर्ट है, इसके अंदर हर्ट है, वो हर्ट आराम से पंप करते रहे अपने नॉर्मल रेट पे, है ना। तो क्लियर एयरवे, ये करते करते हमने एयरवे को एक बार क्लियर कर दिया तो वो काम हो जाता है। और फिर बीच में हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते रहते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे देना है हमने अभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में देखा, है ना। एयरवे को क्लियर करना है, चिन को लिफ्ट करना है, माउथ टू माउथ रखना है और फिर ब्रीदिंग देना है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक वो रहता है, एम्बू बैगिंग बोलते हैं, ऐसा एक बड़ा सा बैग स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पे मास्क रहता है जो पूरे मुंह को कवर करता है। इसको हम जैसे प्रेस करते हैं इसके अंदर से हवा जो है आदमी के चेस्ट पे चले जाती है, इसको हम बोलते हैं एम्बू बैगिंग, है ना। ये क्या होता है कि जो नॉर्मल लेमैन है उनके पास तो नहीं रहता, हॉस्पिटल सेटअप में हमको देखने को मिलता है, राइट। इसका जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 10:1 और 15:1, मतलब हर 10 बार चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद एक रेस्पिरेशन, या हर 15 बार चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद एक रेस्पिरेशन हम दे सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, 10 से 15 कंप्रेशन देने के बाद एक हम ब्रीदिंग साइकिल दे सकते हैं, और 20 से 30 कंप्रेस करने के बाद हम 2 ब्रीदिंग साइकिल भी दे सकते हैं। मतलब हम कंटिन्यूसली 20 से 30 बार कंप्रेस करके फिर 2 ब्रीदिंग साइकिल कंटिन्यूसली भी दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसका हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो आदमी की जान को बचाना है। ये क्या करता है कि जो सर्वाइवल के चांस है वो बढ़ा देता है सिग्निफिकेंटली, और जो बहुत सीवियर डैमेज है, ब्रेन डैमेज है या फिर और वाइटल ऑर्गन को जो डैमेज होता है जैसे किडनी है, लिवर है ना, लंग्स है, तो ऐसे जो वाइटल ऑर्गन्स है उनका भी जो डैमेज होने की चांसेस है उस डैमेज को भी ये कम कर देता है। तो ये जो सीपीआर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही था। आज के क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर से आज का क्लास रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है, कि जब आदमी का जो ब्रीदिंग है, वेंटिलेशन है, वो टेम्पोरली बंद हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन पे हम आर्टिफिशियली उसको रेस्पिरेशन देते हैं। मेथड में आता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, फिर आता है माउथ टू नोज रेस्पिरेशन, जहाँ पे माउथ से देना पॉसिबल नहीं है इसलिए अनकॉमन है, माउथ टू माउथ ज्यादा कॉमन है। फिर आता है मैकेनिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन मेथड, है ना। ऐसे ही हमने सीपीआर का कॉन्सेप्ट पढ़ा जहां पे हम रेस्पिरेटरी फेलियर सिचुएशन है और वहां पे कार्डियक सिस्टम भी इन्वॉल्व है, तो वहां पे हम सीपीआर दे सकते हैं, जहां पे हम साइक्लिक तरीके से हर्ट को भी कंप्रेस कर रहे हैं ताकि ब्लड सप्लाई बनी रहे और लंग्स में हवा भी डाल रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। इसका हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो है कि आदमी की जान को बचाना, राइट। विद दैट कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसेस है, ये हर किसी को आना चाहिए। और कैजुअलिटी के टाइम पे, कैलेमिटी के टाइम पे, डिजास्टर के टाइम पे, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, मेडिकल हो या फिर कोई नेचुरल इमरजेंसी सिचुएशन हो, ऐसे टाइम पे हमको जो ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है ये लोगों की जान बचाने में यूज करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट आज के क्लास में इतना ही। होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, डिस्कशन है, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।